स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल बंसल एजुकेशन हब पर। कल दोस्तों हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो कल के हमने टॉपिक्स करे थे उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आप इससे पिछले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो डिमांड, सप्लाई और मार्केट से डील करती है। वहीं मैंने आपको इकोनॉमी का मतलब भी बताया था कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को काम करने का एक जरिया प्रोवाइड कराता है ताकि वो लोग पैसे कमा सकें। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि स्कैरसिटी जो है उसका मतलब होता है कमी, यानी कि एक मार्केट में आप जितने लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, स्कैरसिटी। मैंने आपको इसमें एग्जांपल भी दिया था, जो हम 50 लोगों को गोलगप्पे नहीं खिला पा रहे थे वो हमारे क्या हो गई थी, स्कैरसिटी। ये किसकी वजह से होती है? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है। वहीं मैंने आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम के बारे में बताया था कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये ह्यूमन वांट्स की वजह से अक्सर अराइज होती है, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स अनलिमिटेड होती हैं जो कि हम लोग क्या मतलब कोई भी मार्केट फुलफिल नहीं कर सकती है। ठीक है। वहीं मैंने आपको बताया था कि जो कंज्यूमर है वो अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करने के लिए चॉइस करता है। वो ये देखता है कि मुझे कौन से गुड्स खरीदने चाहिए और कितनी क्वांटिटी में खरीदने चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो उसके रीजंस क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। मैंने स्कैरसिटी अभी आपको बताया, यानी कि रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हम लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम का अराइज हो सकती है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, क्योंकि ह्यूमन की इच्छा बहुत मतलब अनलिमिटेड ही होती है, तो इसलिए हम उसको पूरी नहीं कर सकते। ये भी एक रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का। वहीं अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज क्या बोलता है कि हमारे पास रिसोर्स एक है लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं, इसलिए भी हम लोगों की इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था पिछली वीडियो में कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो स्टडी करती है उस तरीके को जो कि हम एक सोसाइटी यूज़ कर रही है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को गुड्स प्रोड्यूस करने में। यानी कि एक सोसाइटी देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो जो सोसाइटी है ना वो कौन सा तरीका यूज़ कर रही है अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का, ताकि वो उसको डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल में बांट सके, वो होती है हमारी इकोनॉमिक्स। तो फ्रेंड्स, इसके ये मैंने यहाँ तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर करा था। इसके आगे मैं आज आपको इकोनॉमिक्स के टाइप्स भी बताने वाली हूँ और साथ ही साथ इकोनॉमिक की थ्योरी भी बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई। तो इकोनॉमिक्स को हम लोग दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, जो है हमारी एक पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक हमारी है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द फैक्ट ऑफ लाइफ, यानी कि ये फैक्ट से डील करती है लाइफ के, यानी कि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है ना ये उससे डील करती है। थिंग्स एज दे आर, वो मतलब जैसे कि कोई चीज़ जैसी है आप उसे कैसे वैसे ही ले सकते हो। अब फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स चेंज नहीं होते, अब जैसे फैक्ट्स होते हैं आपको उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो हम लोग अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट आर द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व, और वो कैसे एक्चुअल में सॉल्व हो सकती हैं। हम लोग यहाँ किसी के इंडिविजुअल ओपिनियन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि वो एक्चुअल में कैसे सॉल्व हो सकती हैं, हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में सॉल्व हो जाए। ठीक है। यानी कि ये पूरी जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है ये वर्ड एक्चुअल से रिलेट होती है। कैसे रिलेट होती है? जो एक्चुअली प्रॉब्लम है इकोनॉमी में इस समय, और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने लिखा हुआ है जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, तो वो देखो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात हो रही है। बेसिक मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा, लेकिन आप ये चीज़ आप अगर लिख के आएंगे अपने एग्जाम्स में तो डेफिनेटली ये मार्क्स स्कोरिंग है आपका पेपर और प्रेजेंटेबल बना देगा, टीचर के ऊपर इम्पैक्ट भी डालेगा। देखिए, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है क्या, व्हाट वाज क्या थी, एंड व्हाट विल बी, और क्या हो सकती है। ठीक है। तो आप बस इतना ध्यान रखिए, जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो फैक्ट से डील करती है, केवल और केवल फैक्ट से, ना कि किसी भी इंडिविजुअल ओपिनियन की से।
ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर। तो देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी। ऑट का मतलब यहाँ चाहिए, ऑट अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये फैक्ट से डील नहीं करती। देखो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से डील करती है, वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से डील नहीं करती। अगर हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को अगर डिफाइन करेंगे, देखो कैसे करेंगे। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, और हाउ इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व, और कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। देखो चाहिए का मेरा यहाँ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ना, ये इंडिविजुअल ओपिनियन से डील करती है, यानी कि आपका उस इकोनॉमिक प्रॉब्लम से क्या ओपिनियन है, आपका क्या व्यू है, ये वो बताती है। ठीक है, ये फैक्ट से डील नहीं करेगी। वहीं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से डील करती है, उसमें इंडिविजुअल ओपिनियन या इंडिविजुअल व्यू नहीं वो देखते। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हुआ है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ लिख सका है व्हाट ऑट टू बी, क्या हो सकता है, व्हाट शुड हैपन, क्या होना चाहिए था, एंड व्हाट शुड हैव हैपन, क्या होना आगे चाहिए। देखिए अगर मैं इन दोनों को एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करूँ, तो फ्रेंड्स अगर मैं इन दोनों को एग्जाम्पल से रिलेट करके अगर आपको समझाऊं और इन दोनों का डिफरेंस समझाऊं, तो देखिए मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिख रखा है, प्राइसेस आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग, महंगाई बढ़ रही है। ये एक फैक्ट है कि महंगाई बढ़ रही है। वहीं अगर मैं आपको एक और एग्जाम्पल दूं, अभी रिसेंट में जो गवर्नमेंट है उसने हेल्थ केयर सेंटर्स खोले हैं फ्री में। मैं किसी उस फैक्ट पे नहीं जा रही, लेकिन मैं केवल आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर सेंटर्स खोले हैं फ्री में। तो वो क्या ये फैक्ट है कि हाँ गवर्नमेंट ने खोले हैं। वहीं अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पर जा रही हूँ तो मैं अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दे रही हूँ कि प्राइजेस शुड नॉट बी राइजिंग, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन है। वहीं कोई बोल सकता है कि गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट ने जो किया है वो गलत है। तो वो हम लोग अपना इंडिविजुअल ओपिनियन दे रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, ना कि हम लोग फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आपको याद रखना है तो आप बस इतना याद रखिए कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट से डील करती है, वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से डील नहीं करती। तो आप इसके आगे का मैटर आप खुद से भी अपने एग्जाम्पल्स को रिलेट करिए, जो सिचुएशन चल रही है उससे अगर आप इन दोनों को रिलेट करेंगे, एग्जाम्पल्स बनाएंगे, तो आपको ये चीज़ और अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो फ्रेंड्स देखिए अभी अगर हम लोग को, मैंने आपको एक डिफरेंस अभी बताया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो है वो फैक्ट से डील करती है, वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फैक्ट से नहीं डील करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने डिफरेंसेस में लिख रखे हैं इधर। तो देखिए सबसे पहले हम मीनिंग के बेसिस पे पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो देखिए इट डील्स विद व्हाट इज एंड हाउ इट शुड बी एक्चुअली सॉल्व, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है और वो कैसे सॉल्व हो सकती है। ठीक है, वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो क्या कहती है, इट डील्स विद व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए और वो कैसे सॉल्व होनी चाहिए, एंड हाउ इट शुड बी सॉल्व, यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, मतलब क्या है बेसिकली, और वो कैसे सॉल्व होनी चाहिए किसी इंडिविजुअल ओपिनियन के व्यू पर। ठीक है, वहीं सजेस्टिव, देखो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक है वो सजेस्टिव नहीं होती, इसका सजेस्टिव नेचर नहीं होता। देखो सजेस्टिव से मेरा मतलब है कि ये आप फैक्ट्स में कभी भी सजेशन नहीं दे सकते। तो वहीं मैंने लिखा है इट इज़ बेस्ड अपॉन फैक्ट्स, क्योंकि ये फैक्ट्स में फैक्ट्स से रिलेट करती है, इसलिए हम उसमें सजेशंस नहीं दे सकते। जो फैक्ट्स हैं उनको सजेशंस की ज़रूरत नहीं होती। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल ओपिनियन में बेस करती है, जिसमें अब देखिए मैं कोई ओपिनियन आपको दे रही हूँ अपना, तो हो सकता है आपका ओपिनियन जो है, आपका व्यू जो है वो उससे बेटर हो, तो आप कहेंगे नहीं मेरा सजेशन ये है। तो मतलब कोई भी इंडिविजुअल ओपिनियन है वो सजेस्टिव इसलिए होता है क्योंकि वो केवल आपके व्यूज से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जो है वो सजेस्टिव होती है नेचर में, वहीं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स सजेस्टिव नहीं होती। अब देखिए ये लिखा है वैल्यू जजमेंट। तो जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो कोई जजमेंट नहीं देती है, वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स जजमेंट दे सकती है। जो फैक्ट्स हैं आप उसके ऊपर जजमेंट पास नहीं कर सकते। ओपिनियन पर आप अपने जजमेंट पास कर सकते हैं कि ये आप गलत बोल रहे हैं, ये आप सही बोल रहे हैं, इस हिसाब से आप अपने जजमेंट पास कर सकते हैं, पर पॉजिटिव में नहीं कर सकते। तो आगे के टॉपिक पर बढ़ते हुए देखो
अब आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक थ्योरी का। तो इकोनॉमिक थ्योरी जो है ना तो दो पार्टों में डिवाइड करी गई है। पहला हमारा हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा हमारा हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम हम लोग प्राइस थ्योरी बोल सकते हैं। अगर किसी एग्जाम में आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। तो देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक्स एक्शन ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो किससे डील करता है, वो एनालाइज करता है किसको, बिहेवियर को और इकोनॉमिक एक्शन को, किसके, छोटे छोटे जो इंडिविजुअल यूनिट्स हैं इकोनॉमी की। अब देखिए इकोनॉमी बहुत बड़ी होती है लेकिन इकोनॉमी को बनाता कौन है, जो उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वही तो इकोनॉमी को बनाते हैं। अब पिक्चर की बात करते हैं, अगर हम किसी फिल्म की बात करेंगे तो फिल्म बनती बहुत बड़ी होती है लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे कैरेक्टर उसके होते हैं वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना कि इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं। तो वही बात मैं कह रही हूँ कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो छोटे छोटे बिजनेसमैन, छोटे छोटे कंज्यूमर्स, छोटी छोटी जो फर्म्स होती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल से डील करता है। ठीक है, जैसे कि लाइक अ पर्टिकुलर कंज्यूमर एग्जाम्पल से, कोई भी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर है, कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म है, कोई भी स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल यानी कि छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, ये सब उससे डील करती है। वहीं अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी कि ये वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी, जो कि स्टडी करती है बिहेवियर को, किसके, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी की। अब देखिए मेरी अगर एक छोटा सा बिजनेस है तो कहीं ना कहीं मैं भी इकोनॉमी के अंदर एक छोटा रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि अगर छोटा भी बिजनेस है लेकिन इकोनॉमी के अंदर मेरा रोल तो है। तो वही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी छोटे छोटे बिजनेसमैन से डील करती है, ये पूरी इकोनॉमी से डील नहीं कर रही है, हर एक पर्टिकुलर छोटे छोटे बिजनेसमैन से डील कर रही है। देखिए याद करने का तरीका है, माइक्रो में आई आता है तो आप आई से याद कर सकते हैं कि इंडिविजुअल लोगों से डील कर रही है, इंडिविजुअल यूनिट से डील कर रही है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जाम्पल इंडिविजुअल इनकम, किसी एक की इनकम क्या है, कि मेरी, अगर मैं अपनी बात करूं कि मेरी अकेले की इनकम क्या है, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी अकेले की इनकम क्या है, वो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आ जाएगी। वहीं इंडिविजुअल आउटपुट, किसी एक अकेली फर्म का आउटपुट क्या है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी एक कमोडिटी का प्राइस क्या है, यानी कि ये सब पर्टिकुलर थिंग से डील हो रही है, इंडिविजुअल थिंग से डील हो रही है, ना कि इकोनॉमी से। अब देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स क्या क्या हैं, डिमांड और सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के टूल हैं डिमांड और सप्लाई, केवल डिमांड और सप्लाई। तो अब हम लोग दूसरी थ्योरी के बारे में बात करें, दूसरी इकोनॉमिक थ्योरी के बारे में बात करें तो हमारी हो जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोलते हैं, उसको हम लोग, माइक्रो को हमने बोला था प्राइस थ्योरी और मैक्रो हमारी होती है इनकम थ्योरी। ठीक है, तो देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद ऑल ओवर परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, यानी कि ये पूरी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस से डील करती है। यहाँ किसी हम इंडिविजुअल यूनिट की बात नहीं कर रहे, यहाँ पूरी एक इकोनॉमी की बात हो रही है। इट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि जितनी भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम है वो ये स्टडी करेगी, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गया। तो आप ये ध्यान रखिए ना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल यूनिट से डील कर रही है, वहीं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो पूरी इकोनॉमी से डील कर रही है। ठीक है, देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफाइन करें, देखो कैसे करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, यानी कि वो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी कि एग्रीगेट आप मुझे समझिए पूरी इकोनॉमी की बात कर रहा है एक तरीके से। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर नेशनल इनकम, अभी मैंने ऊपर जो एग्जाम्पल दिया था वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल इनकम, कि एक इंडिविजुअल की इनकम क्या है, ये पूरी नेशनल की इनकम। ठीक है, वहीं इंडिविजुअल आउटपुट क्या है, और यहाँ पे एग्रीगेट आउटपुट यानी कि जीडीपी। वहाँ पे मैंने बात की थी प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, कि एक कमोडिटी की प्राइस क्या है, यहाँ पे बात हो रही है एग्रीगेट कंजम्पशन, यानी कि पूरी इकोनॉमी में कंजम्पशन कितना है, कितने गुड्स वो खरीद रही है, बेच रही है, यानी पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड बात हो रही है।
इसके मेन टूल्स क्या क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड से रिलेट करती है, एग्रीगेट सप्लाई से। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो हमारी केवल डिमांड और सप्लाई से रिलेट करती है, वहीं जो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से रिलेट करती है। एग्रीगेट वर्ड लगाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एज अ होल इकोनॉमी यूज़ हो रही है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी इकोनॉमी आ रही है इसलिए। अब याद करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया था कि माइक्रो में आई आ रहा है तो वो इंडिविजुअल यूनिट है, वहीं मैक्रो में ए आ रहा है तो इससे एग्रीगेट आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे मैं इसके और टॉपिक्स लेके आऊँगी, सेंट्रल आगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं इसमें, तो आप मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा और प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मेरी ये वीडियो कैसी थी और आपको कितना समझ आया, और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। थैंक यू। और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा प्लीज़। हाँ।